हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या फिर 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। प्लस में इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको जो फुल चैप्टर जो है ना अच्छी तरीके से समझ आ जाने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं और एक अच्छा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि नए टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो किस तरीके से पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, आपको आंसर तो पता होता है लेकिन क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि पूछा क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से क्लियर होंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिड डोबेराइनर ट्रेड also exist in the column of Newland law of actives? Explain your answer। और उसके बाद ए और बी और पार्ट दिया, राइट मेन लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और बी पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम सब ने याद किया है, लेकिन सबसे पहले कोशिश किया था डोबेराइनर ने, उसके बाद न्यूलैंड्स ने करा, उसका अपना नियम था, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने इसको भी एड ऑन कर लिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या डोबेराइनर का जो ट्रायड है वो क्या न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आंसर इज यस। डोबेराइनर ट्रायड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अगर आप इस एलिमेंट को कंसिडर करो लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि प्रेजेंट है सेकंड कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स में, और इसके साथ साथ ही वो किस में एग्जिस्ट करता है, डोबेराइनर के ट्रायड में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डोबेराइनर ने जो ट्रायड अपने बनाए थे वो काफ़ी हद तक ठीक भी थे, लेकिन लिमिटेशन क्या क्या निकल कर आई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो भी उसने ट्रायड अपना बनाया था वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी पाया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि क्या लिमिटेशन था डोबेराइनर क्लासिफिकेशन में। द मेन लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज दैट इट फेल्ड टू अरेंज all the then known element in the form of triad of element having similar chemical properties। वो फेल हो गया था उन, मतलब कि जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक वो मतलब लोग जानते थे उनको भी अच्छी तरीके से वो अरेंज नहीं कर पाया प्रॉपर्टी को सिमिलर करते हुए। डोबेराइनर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रायड बनाने में सफल हो पाया, और जबकि उस टाइम पे और भी एलिमेंट फाउंड हो चुके थे। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ था कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था न्यूलैंड का, उसमें क्या परेशानी थी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। जब उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्लासिफिकेशन आया न्यूलैंड का, उसका क्या कहना था कि जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट, उन दोनों का जो है हमेशा कैरेक्टर्स हैं वो मैच होंगे, और सारे गामा पाधा नीसा इस तरीके से उसने सेट किया था सब कुछ। तो जो आपका लॉ ऑफ एक्टिव्स है उसका ये वाला सीन है ना, वो उसका अप्लाई नहीं हो पाया ज़्यादा दूर तक, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाया। ऑल्सो ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड। इसके अलावा उसने ये भी कह दिया था कि नेचर में ना सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट है और बाद में कोई भी एलिमेंट नहीं ढूंढा जाएगा। तो ये भी एक बड़ी कमी निकल कर आई थी न्यूलैंड्स की। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। व्हाट राइट टू लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहले डोबेराइनर आता है, फिर न्यूलैंड आता है, उसके बाद मेंडलीव की बारी। मेंडलीव काफ़ी अच्छा बनाता है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप लिमिटेशन बताओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था। एलिमेंट दैट शो लार्ज वेरिएशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर एडेड टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसे एलिमेंट जिनमें वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, बट फिर भी जो है मेंडलीव ने उसे सेम ग्रुप में रख दिया था। ये काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली। मेंडलीव कुड नॉट फिट हाइड्रोजन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव जो है हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं दे पाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा 2-3 कमियां आपकी एनसीईआरटी बुक में आ रहा है, आप उसे भी देख लेना। बाकी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमसे 2 लिमिटेशन पूछा था, इसलिए हमने 2 लिमिटेशन ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हीलियम, नियोन एंड ऑर्गन आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियोन और ऑर्गन को हम इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं। So answer is helium, neon and argon are called inert gases because they are stable and non-reactive। inert gases इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये stable है और ये किसी से react भी नहीं करते। These belongs to 18 group of periodic table। ये periodic table के 18वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ना इनको कुछ लूज करना है ना इनको कुछ कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना है अपने आउटर मोस्ट शेल में, इस वजह से इनकी वैलेंसी होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the position assigned to hydrogen in the periodic table considered anomalous।
सो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एनोमलस क्यों माना जाता है। ठीक है ना, एनोमलस का मतलब होता है नॉर्मल से हटके, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है लेकिन हाइड्रोजन की प्लेसिंग को लेकर हमेशा से प्रॉब्लम रही है और इस वजह से एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सो आंसर इज हाइड्रोजन रिजम्बल्स बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन की ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि उसके अंदर वो कभी कभी तो एल्कली मेटल की तरह दिखता है तो कभी कभी हैलोजन की तरह दिखता है। इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जिस तरीके से सारे एल्कली मेटल करते हैं। एंड ऑल्सो गेन वन इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन, और इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है जैसे कि हेलोजन करते हैं। लाइक हेलोजन इट फॉर्म्स डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। और हेलोजन की तरह क्या करता है, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है, मेटल के साथ कंबाइन हो सकता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड भी बना सकता है। देयरफॉर पोजीशन असाइंड टू हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड एनोमलस। तो जिस वजह से जो पोजीशन दी गई है हाइड्रोजन को उसे हम क्या मानते हैं, एनोमलस मानते हैं, नॉर्मल से हटके मानते हैं, क्योंकि कभी किसी को क्लियर ही नहीं हो पाता है कि हाइड्रोजन को बेसिकली रखे कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एंड वाई। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो किस तरीके से जो है क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एट ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। जैसे ही आप डाउन मतलब ग्रुप में नीचे नीचे जाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, अगर पहले में एक है तो दो होगा, फिर तीन होगा, चार होगा, इस तरीके से होता है। एज ए रिजल्ट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इससे होगा क्या, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहेगा इसका मतलब वो न्यूक्लियस से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाएगी। Therefore, the force of attraction between nucleus and the electron decreases and tendency to lose electron increases down the group। जिस वजह से होगा क्या कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेटल जो है सबसे ज़्यादा लूज करने की प्रॉपर्टी रखता है और सारे के सारे जो मेटल है वो आपको इस साइड ही दिखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट वेरी एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। अब हमसे यही पूछा हुआ है क्वेश्चन वही है कि अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट के साथ उसका क्या होता है, आपको रीजन भी देना है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मेटालिक जो कैरेक्टर है अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो उसका जो है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक का साइज बढ़ रहा होता है। दस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी उसमें होता रहेगा। देयरफॉर कैन बी लॉस्ट इजीली, और इस वजह से उसको वो आसानी से खो सकता है। हेंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर जो इंक्रीज होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे ना आपको पता चलना चाहिए कि इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही, लेकिन क्वेश्चन देखिए अलग पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा हुआ था किसके बारे में, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन के बारे में, पर और हमसे इसमें पूछा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर ही तो वही चीज़ है ना कि कितना ज़्यादा वो लूज करने को तैयार है। ठीक है ना, उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी चीज़ जो एसिड के साथ रिएक्शन बना के सॉल्ट और वाटर बना रहा है वो क्या डेफिनेटली बेसिक है ना। तो इस वजह से मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक है। वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में, बिकॉज दिस मेटल हाइड्रोक्साइड रिलीज OH माइनस आयन इन सोल्यूशन। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की तो वो वाटर के साथ एसिडिक सोल्यूशन बनाता है और लिबरेट करता है H+ आयन्स इन सोल्यूशन। इस वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे कि वो एक एसिडिक नेचर में होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ एंड वाई डज एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। उन्होंने कहा एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो या फिर ग्रुप से अप टू डाउन जाते हो। ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना,
तो आप देखोगे कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता हुआ नजर आता है, लेकिन क्यों? एज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ना मतलब क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, और उसकी वजह से क्या होता है? उसका साइज घटता हुआ हमें दिखता है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा कि एटॉमिक साइज क्या होगा अगर हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, तो इस केस में जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्योंकि नंबर ऑफ सेल हर जब जैसे ही आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो आपका नंबर ऑफ सेल एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, तो जिस वजह से जो है एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ये क्वेश्चन है हमारा, 4 एलिमेंट्स P, Q, R एंड S हैव एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रीजन। फर्स्ट में पूछा हुआ है कि वैलेंसी जो होगा Q का क्या होगा, उसके बाद इन एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई करना है। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कौन सा वाला एलिमेंट जो है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है ना, वो जो है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा हुआ था कि P, Q, R, S, तो P जो है क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या हुआ है फर्स्ट पार्ट में वैलेंसी ऑफ Q, तो Q के बारे में देखते हैं। Q का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2, 8 एंड 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। द वैलेंसी ऑफ Q इज 3 एज इट बैलेंस शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट। ओके, सेकेंड पार्ट पूछा हुआ था कि आप इसको क्लासीफाई करो कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो P और Q को अगर ध्यान से देखो तो इनके पास जो है P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो Q के पास कितने हैं? 3 हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है ना, ये किसी ना किसी को देंगे। वेयर एज एलिमेंट R एंड S आर नॉन मेटल। अब जब कोई देता है ना तो वो आपका मेटल हो जाता है, तो मतलब P और Q तो हो गया मेटल और R और S हो गए नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना कि ये देंगे। ओके, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ था कौन सा एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो P और Q, ये जो आपका P और Q है ये बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ठीक है ना। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। तो जिस वजह से हमें मेटल कौन कौन सा दिख रहा है? P और Q, तो और R और S तो हमारा नॉन मेटल में चला गया। तो P और Q क्योंकि मेटल है तो ये क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज periodicity in properties of element with reference to modern periodic table? Why do all the elements of same group have similar properties? Okay, so answer is the occurrence of the element with the similar properties after certain regular interval when they are arranged in increasing order of atomic number is called periodicity, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है कि एलिमेंट जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है आफ्टर दी सर्टेन रेगुलर इंटरवल, जब हम उसे अरेंज करते हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सेट करते हैं तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि आपका जो सारे एलिमेंट्स है सेम ग्रुप के उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती है। सो द पीरियड रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिक रिपीटेशन जो प्रॉपर्टीज मतलब इसलिए होता है क्योंकि आप क्या करते हो, जो हमारा सिमिलर वैलेंस सेल आता है जो हम रेगुलर इंटरवल के बाद, तो एलिमेंट इन अ ग्रुप, जो अभी आपका एलिमेंट रहेगा किसी भी ग्रुप में, तो किसी एक ग्रुप का मतलब कोई भी एक ग्रुप, 2 ग्रुप में से बहुत सारे ग्रुप हैं खैर, लेकिन एक ग्रुप के आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जिस वजह से उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 20 और 17 है। आपको बताना है कि इसका जो ये कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एंड ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट द नेचर एंड बॉन्ड इन एक्स वाई। सब कुछ पूछ लिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी, खैर इस बार तो 4 मार्क्स का है नहीं, तो 3 मार्क्स में ज़रूर बनेगा। हेयर अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाएगा कि 20 नंबर पे कैल्शियम है और 17 नंबर पे क्लोरीन है। तो यहाँ पर एक्स कैल्शियम है, वाई क्लोरीन है, और यहाँ पर जो कैल्शियम की बैलेंसी 2 आएगी और क्लोरीन की कितनी आएगी? 1। और उससे आप मोलिकुलर फार्मूला आराम से बना सकते हो, 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि किस तरीके से हम बैलेंसी से फार्मूला जनरेट करते हैं। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है,
तो x की वैलेंसी 2 है और y की 1 है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x y 2 हो जाए, हम x के साथ ये 1, y के साथ 2, तो x y 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का हमसे पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस तरीके से बन जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्लोरीन के पास 1 है, तो इस वजह से तो 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ी है, एक ये इसको देगा, एक ये इसको देगा, फिर बन जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अब उसी तरीके से उस चीज़ को स्टेटमेंट में भी हमें लिखना और बताना भी तो है कि किस टाइप का बॉन्ड बना। सो कैल्शियम एंड क्लोरीन फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड इन विच कैल्शियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन सो दैट ईच एटम कैन acquire full balance cell. Calcium will donate 2 electron, each goes to 1 chlorine molecule, therefore giving the resulting ionic compound CaCl2. और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 35 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ X। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, स्टूडेंट थोड़े से घूम सकते हैं, बट घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला जो है पढ़ के तो हालांकि हम 9th क्लास में आए हैं, लेकिन आप यही तो पेपर है, जबकि अब आपसे जो है आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ है, जिसमें ये चाहते हैं कि आपको प्रीवियस क्लास का भी थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कैसे हम निकालते थे, मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा दो, तो क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर 17 पे वैसे तो क्लोरीन है, बट हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा नहीं कि एलिमेंट का नाम बताओ। तो एटॉमिक नंबर 17 है, एलिमेंट क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 है, ठीक है ना, 287 मतलब 17 पे है, तो हमें पता है टोटल ग्रुप 18 होते हैं, तो ये कौन से वाले ग्रुप में आ जाएगा, 17 ग्रुप में आ जाएगा। और पीरियड के बारे में बात करें तो देखिए कितने शेल हैं, 3 शेल है ना, तो पीरियड आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सारे ही चैप्टर्स के हमने कवर करे हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़रूर देखें एग्जाम से पहले।